सो लास्ट वीडियो मैंने तुम्हें बोला था कि अगली वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रहेगी, डू नॉट मिस दैट। एंड वो इसलिए क्योंकि फैंटास्टिक फोर में हमें लातवेरिया क्लियर कट दिखाया गया, वहीं लातवेरिया जहां डूम राज करता है। और भले ही फैंटास्टिक फोर मूवी में हमें क्रिस इवांस के कैप्टन का कैमियो देखने को ना मिला हो, बट एक्चुअल में कैप्टन अमेरिका का एक इविल वेरिएंट भी इस यूनिवर्स में है। एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या वो डॉक्टर डूम जो पोस्ट क्रेडिट सीन में आया था वो इसी लातवेरिया से है या फिर किसी और यूनिवर्स का है, एंड उसका टोनी स्टार्क की डेथ से क्या कनेक्शन है? तो ये सारे माइंड ब्लोइंग रिवील्स आज करने वाला हूं अपनी लेटेस्ट माइंड बेंडिंग थ्योरी में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, क्या डीजे का डूम फैंटास्टिक फोर की अर्थ 828 से ही है या किसी और यूनिवर्स से? और अगर वो 828 से ही है तो फिर उसका टोनी स्टार्क की डेथ से कनेक्शन पॉसिबल कैसे हो सकता है, और क्यों उसका थोबड़ा टोनी स्टार्क जैसा है? वेल देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि एक बात यहां से समझ लो कि मार्वल तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है ताकि आगे मूवी में तुम सोच कर कुछ और जाओ और हो जाए कुछ और। प्रूफ देता हूँ। पहले जब तुमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर की शिप देखी तो तुमने यही सोचा कि अरे ये तो वही 828 वाले फैंटास्टिक फोर है जो अर्थ 616 में आ गए, यही सोचा ना। और बाद में क्या पता चला कि ये शिप 828 वाले फैंटास्टिक फोर की है ही नहीं। इन फैंटास्टिक फोर की शिप एक्सेलसियोर है जो कि इस वाली से बहुत अलग दिखती है। तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन क्लियरली हमें टोपी पहनाने के लिए ही था। ठीक इसी तरह से अब जब तुम सोच रहे हो कि अरे यार आरडीजे का डूम 828 से ही है क्योंकि इसमें हमें लातवेरिया तो दिखा दिया गया, तो ये लातवेरिया का टीज भी एक डाइवर्जन हो सकता है ताकि तुम ये सोचो कि डूम लातवेरिया से है और बाद में वो किसी और ही यूनिवर्स से निकली या एक्चुअल डूम आरडीजे हो ही ना। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि डूम 828 से नहीं ही हो सकता, हो भी सकता है वो लातवेरिया से हो, बट उसमें फिर एक इशू हो जाएगा। वो ये कि टोनी स्टार्क था 616 से और डूम है 828 से, तो दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं? तो इसका जवाब अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से फोकस करके सुनना। इसका जवाब छिपा है एंड गेम में। चलते हैं एवेंजर्स एंड गेम के उस पॉइंट पर जब हमारे ओजी कैप्टन इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर उन्हें उनकी एग्जैक्ट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर रखने जा रहे थे जहां से उन स्टोन्स को उठाया गया था, ताकि स्टोन्स लेने से जो अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हो गई थी वो सब खत्म हो जाएं और जो जैसा पहले चल रहा था वो एग्जैक्टली वैसा ही चलता रहे जैसा कि ब्रूस और टकलू बॉस के बीच डिस्कशन हुआ था। बट याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी थी कि स्टोन्स को वापस रखने से अल्टरनेट क्रिएटेड टाइमलाइंस मिट जाएंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। बट रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि तुम सोच कर देखो, अगर मान लो कोई एक स्टोन ले लो, एग्जांपल के लिए मान लो सोल स्टोन को 9:01 पर उठाया गया था, यानी कैप्टन को सोल स्टोन करेक्ट 9:01 पर ही उस पॉइंट ऑफ टाइम में वापस रखना होगा जहां से उसे उठाया गया था। इवन माइक्रो सेकंड्स भी यहां पर मैटर करते हैं, यानी अगर कैप्टन ने स्टोन को 9 बजे की बजाय 10 बजे वापस उसकी जगह पर रखा तो पहले उस टाइमलाइन में स्टोन जहां 9 बजे होना चाहिए था वहां अब वो 9 बजे ना होकर 10 बजे है, यानी 9 से 10 के बीच वहां स्टोन है ही नहीं। यानी वो टाइमलाइन ऑलरेडी अल्टर हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। भले ही वो 1 सेकंड या 1 घंटे के डिफरेंस की वजह से बदली हो, बट बदल चुकी है। और एग्जैक्टली इसीलिए अब वो पहले वाली टाइमलाइन नहीं रही बल्कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई है। और शुरुआत में भले ही तुम्हें ये लगे कि ये तो बस कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स की बात है, बट सोच कर देखो, जब 1 सेकंड के या 1 घंटे के इस छोटे से डिफरेंस ने एक पूरी टाइमलाइन ही बदल कर रख दी, तो और क्या क्या इसकी वजह से बदल गया होगा। तो मेरा पॉइंट ये है गाइस कि कैप्टन का हर एक स्टोन को हर एक जगह पर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वापस रखना, जब वो स्टोन लिया गया था वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, ये तो भाई लिटरली इम्पॉसिबल है। और स्टोन्स भी 1-2 नहीं थे, पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, तो मे बी 1-2 इवन 3 या 4 स्टोन्स भी कैप्टन ने एज इट इज रख दिए होंगे, चलो मान लेते हैं। बट 6 के 6 स्टोन्स तो एज इट इज नहीं रख पाए होंगे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिसके चलते एक या एक से ज्यादा अल्टरनेट टाइमलाइंस बन ही गई होंगी, या इन्हें तुम अल्टरनेट रियलिटीज भी कह सकते हो। और इन्हीं अल्टरनेट रियलिटीज में से एक रियलिटी ऐसी बनी जिसमें फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, उसमें अर्थ 828 है और इसीलिए वहां सब कुछ अपने मेन MCU यानी 616 से इतना अलग और एडवांस्ड है। यानी एक लाइन में अपनी इस बात को समराइज करके बोलूं तो फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स क्रिएट हुआ है अपने 616 के कैप्टन की स्टोन्स वाली टाइम ट्रैवल जर्नी की वजह से। उस जर्नी में कैप कब कहाँ गए, किससे मिले, क्या हुआ, हमें कभी कुछ दिखाया ही नहीं गया सिवाय बस पैगी के साथ डांस करने वाले सीन के अलावा। सो अब आगे बढ़ते हैं डूम पर, उसके टोनी स्टार्क से कनेक्शन पर। आई होप यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। सो नाउ अब आ जाते हैं अर्थ 828 पर फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में। तो क्योंकि ये एक अल्टरनेट
अल्टरनेट यूनिवर्स है, अल्टरनेट रियलिटी है, तो इसमें कैरेक्टर्स तो वो सब एग्जिस्ट करते होंगे जो हमारे 616 में है, लेकिन उन कैरेक्टर्स की लाइफ, उनके डिसीजंस, सब कुछ अपने 616 के कैरेक्टर से बिल्कुल ही अलग होगा। लाइक तुम्हें अगर ये लगता है कि अर्थ 828 में सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही हीरोज हैं, वहां कैप्टन अमेरिका और बाकी हीरोज एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी थ्योरी ये है कि एक कैप्टन अमेरिका अर्थ 828 में भी होगा, लेकिन वो हमारे कैप जैसा ना होकर एक इविल वर्जन होगा। लाइक नोमैड हो सकता है या फिर कैप्टन हाइड्रा हो सकता है, यानी एक हीरो ना होकर वो हो सकता है एक सुपर विलन हो जो वहां के डॉक्टर डूम की तरह अभी तक पर्दे के पीछे ही है। इसी तरह से फैंटास्टिक फोर की इस अर्थ में हो सकता है एजेंट बार्टन भी एग्जिस्ट करता हो, लेकिन वो कोई और जॉब करता हो, वो कभी हॉकाई बना ही ना हो। ठीक उसी तरह से जैसे एंटमैन क्वांटम मेनिया में तुमने प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म वाले सीन में देखा था कि एक एंटमैन ऐसा भी था जो कभी एंटमैन बना ही नहीं, वो बस स्कॉट लैंग था और बास्किन रॉबिन्स पे नॉर्मल जॉब करता था। ही वॉज नॉट अ सुपर हीरो। ठीक इसी तरह से अर्थ 828 में एक ब्रूस बैनर भी होगा, बट उसके साथ कभी वो गामा एक्सपोजर वाला एक्सीडेंट हुआ ही नहीं होगा और इसीलिए वो वहां पर हल्क बन ही नहीं पाया और एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी लाइफ वहां पर स्पेंड कर रहा है, ना कि 616 के हीरो बैनर की तरह। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एवेंजर्स वाले लगभग सारे कैरेक्टर्स अर्थ 828 में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वहां वो सुपर हीरो ना होकर नॉर्मल बंदे हैं। और अब बात करें डूम की कि क्यों डूम टोनी स्टार्क जैसा दिखता है एंड टोनी की डेथ से उसका क्या कनेक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अल्टरनेट यूनिवर्स में आदमी सेम होगा, लेकिन उसकी लाइफ, उसका नाम, उसके डिसीजंस, ये सब कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। सो आई थिंक कि फैंटास्टिक फोर की अर्थ 828 में भी एक टोनी स्टार्क कैरेक्टर होगा, लेकिन वो अपने टोनी की तरह न्यूयॉर्क से ना होकर लातवेरिया से होगा। वहां उसका नाम टोनी ना होकर विक्टर वॉन डूम होगा। बट वेट, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुमने आगे की थ्योरी फिगर आउट कर ली, तुम समझ गए कि क्या चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। बिना बड़े ट्विस्ट के ये थ्योरी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो फैंटास्टिक फोर में तुमने जो लातवेरिया का टीज देखा था, आरडीजे का विक्टर वॉन डूम यहीं से आता होगा। और रहा सवाल ये कि वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया या फिर उसका अपने टोनी की डेथ से क्या कनेक्शन है, तो देखो विक्टर वो टेक्निकली इविल है ही नहीं, वो एक जीनियस है, बट अल्टीमेटली फैंटास्टिक फोर से नफरत करता है। क्योंकि भूलो मत, हमें फैंटास्टिक फोर में रीड रिचर्ड्स के कॉलेज डेज, उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री वगैरह नहीं दिखाई गई। मूवी डायरेक्ट वहां से शुरू हुई जब फैंटास्टिक फोर ऑलरेडी मतलब अपने सुपर हीरो फॉर्म में आ चुके थे। तो हो सकता है कि 828 में रीड और विक्टर वॉन डूम रूममेट्स रहे हो, साथ में कॉलेज में मतलब एक साथ पढ़ते हो, आगे वो रिसर्च वगैरह कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से विक्टर का फेस स्कार्ड हो गया। इसके लिए वो रीड को जिम्मेदार मानता है एज द केस वाज इन कॉमिक्स, और इसीलिए वो बैकग्राउंड में इन्हें खत्म करने का प्लान बना रहा हो, वो अपनी प्रिपरेशंस कर रहा हो। लेकिन जब तक विक्टर वॉन डूम का प्लान बना तब तक अर्थ 828 में एक नई मुसीबत आ गई, गैलेक्टस। गैलेक्टस के आते ही ना सिर्फ फैंटास्टिक फोर पर खतरा मंडराने लगा, बल्कि इवन डूम पर भी। अगर गैलेक्टस को ना रोका जाता तो जाहिर है फैंटास्टिक फोर की दुनिया खत्म हो जाती और साथ में लातवेरिया और साथ में डूम भी। तो गैलेक्टस के आते ही डूम समझ गया कि अभी उसे पहले गैलेक्टस को समझना पड़ेगा, पहले खुद को तो बचा ले, बाद में फिर फैंटास्टिक फोर से निपट लेंगे। तो उसने रिसर्च शुरू की, मल्टीवर्स, अल्टरनेट टाइमलाइंस, इन सब को स्टडी किया, अलग अलग यूनिवर्सेस में गया और उन्हीं में से एक यूनिवर्स था हमारा मेन 616 यूनिवर्स। और 616 में आकर विक्टर ने ये देखा कि 616 का जो टोनी स्टार्क था वो ठीक उसी के जैसा दिखता है। उसे यहाँ के हीरोज, यहाँ के लोग बहुत मानते हैं क्योंकि उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया 616 के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। ये देखकर विक्टर समझ गया कि वो इस चीज का फायदा उठा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विक्टर का फेस स्कार्ड है, यानी वो टोनी जैसा दिखता तो है लेकिन उसके चेहरे पर घाव हैं। ऐसे में समहाउ अगर वो किसी तरह से अपना फेस हील कर ले तो वो पूरी तरह से डिटो 616 के टोनी स्टार्क की तरह दिखने लगेगा और फिर वो यहाँ आकर 616 के हीरोज को, यहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करके उनका यूज अपने लिए कर सकता है, अपने मिशन के लिए कर सकता है। और यही आरडीजे के डूम का अपने टोनी स्टार्क की डेथ से सीधा कनेक्शन है। उसके बाद वो वापस अपनी अर्थ 828 में आया और जब फैंटास्टिक फोर ने ये अनाउंस किया कि गैलेक्टस उनकी दुनिया को बख्शने के लिए तैयार है, बदले में उसे चाहिए फ्रैंकलिन चौधरी, तो डूम समझ गया कि फ्रैंकलिन के पास कॉस्मिक पावर्स है जो किसी भी नॉर्मल सुपर हीरो या सुपर विलेन से कई लेवल्स अबव हैं और इसीलिए फिर उसने फ्रैंकलिन को किडनैप करने का प्लान बनाया। अब डूम गैलेक्टस से लड़ने सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे मल्टीवर्स में हो रहे
इनकर्जन्स के बारे में ऑलरेडी पता है। वो ये जानता है कि गैलेक्टस नहीं तो इनकर्जन्स की वजह से उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय तो होना ही है, कारण कुछ भी हो। ऐसे में उसने गैलेक्टस को फैंटास्टिक फोर के लिए छोड़ दिया और खुद वो मल्टीवर्सल लेवल पर रिसर्च करने लगा। और आखिर में उसने ये रास्ता निकाला कि आज अगर गैलेक्टस को हरा भी दिया जाए तो कल को फिर स्पेस से या मल्टीवर्स के किसी दूसरे यूनिवर्स से कोई और थ्रेट आएगा और वो फिर से उनकी दुनिया को थ्रेटन करेगा। ऐसे में अगर इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना है तो सीधे सीधे मल्टीवर्स को ही खत्म करके एक सिंगल रियलिटी बनानी होगी, एक सिंगल यूनिवर्स जिससे इनकर्जन का चांस 0 हो जाए एंड फुल ऑन सेफ्टी एश्योरेंस भी मिल जाए। अब अगर तुम देखो तो अपना टोनी भी कुछ इसी तरह से सोचता था। 2012 वाले न्यूयॉर्क के बैटल के बाद भले ही लोकी और चितौरी चले गए हों, लेकिन टोनी ये सोचता रहा कि भले ही आज ये लोग चले गए हों लेकिन कल को स्पेस से कोई नया थ्रेट, कोई नया विलन आकर फिर से अटैक कर सकता है। टोनी ने कहा भी था साफ साफ कि खतरा उस पार है, इसीलिए उसने अल्ट्रॉन के सेफ्टी आर्मर से पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहा। यानी ये पॉइंट मेरी इस थ्योरी को और सॉलिड बनाते हैं कि कैसे 828 का विक्टर ही 616 के टोनी का एक अल्टरनेट वेरिएंट है, क्योंकि दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। उसके बाद इधर फैंटास्टिक फोर ने गैलेक्टस को हरा दिया और बैकग्राउंड में विक्टर ने अपनी रिसर्च जारी रखी और उसके दिमाग में अपने फेस को हील करने वाली बात भी थी। और बैटल के एंड में जब स्यू टपक गई और फ्रैंकलिन ने उसे रिजरेक्ट कर दिया, तब जाकर विक्टर को ये कंफर्म हो गया कि फ्रैंकलिन के पास एक्चुअल में ऐसी पावर्स हैं जो न सिर्फ उसके चेहरे को हील करके एग्जैक्टली टोनी स्टार्क जैसा बना सकती हैं, बल्कि उसकी पावर्स की हेल्प से वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड भी तैयार कर सकता है। और एग्जैक्टली इसीलिए डूम तुम्हें फैंटास्टिक फोर मूवी में कहीं भी देखने को नहीं मिला। फैंटास्टिक फोर के गैलेक्टस को हराने के भी 4 साल बाद तक वो अपनी रिसर्च करता रहा। उसे अपनी रिसर्च कंप्लीट करने में 4 साल और लगे और फाइनली जब उसने सारी प्रोग्रेस कर ली, सारी तैयारी कर ली, अपने प्लान्स को एकदम फाइनलाइज कर लिया, तब जाकर वो बैक्स्टर बिल्डिंग में आया। वो भी उस पॉइंट पर जब वहां जॉनी, रीड या बेन नहीं थे, वहां पर केवल स्यू थी। वो फ्रैंकलिन के साथ अकेले थी और इस मोमेंट को डूम ने चुना फ्रैंकलिन को किडनैप करने के लिए। और आते ही सबसे पहले फ्रैंकलिन से उसने अपना फेस हील करवाया ताकि उसके स्कार्स मिट जाएं एंड उसका फेस डिटो अपने 616 के टोनी स्टार्क जैसा लगे। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में तुमने जो फ्रैंकलिन को डूम का फेस टच करते हुए देखा है, वो एक्चुअल में उसे टच नहीं कर रहा है बल्कि उसे हील ही कर रहा है। और इसके बाद डूम फ्रैंकलिन को लेकर इस शिप में अर्थ 616 में आ चुका है थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के बाद, जहां वो अब आगे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगा। मे बी वो हमारे एवेंजर्स को बताएगा कि फैंटास्टिक फोर आ रहे हैं एंड दे आर द सुपर विलेंस। वो ये भी बता सकता है कि एक्समैन भी आ रहे हैं एंड दे आर सुपर विलेंस एज वेल। और क्योंकि सैम विल्सन के दिमाग में लीडर ने ऑलरेडी ये डाल रखा है कि दी अदर्स आएंगे, यानी कोई सुपर विलेंस या जो भी हो, कोई टीम आएगी, तुम्हारी दुनिया पर हमला करेगी और देखता हूं तुम अपनी दुनिया को दी अदर्स से कैसे बचाते हो। तो ये सब सुनकर, डूम की बात सुनकर तुरंत सैम के मन में ये बात आ जाएगी कि हाँ, ये जो एक्समैन है और जो फैंटास्टिक फोर है ये और कोई नहीं, दी अदर्स ही हैं। सो यप, दिस थ्योरी कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम RDJ's डॉक्टर डूम टू टोनी स्टार्क, फ्रॉम 828 टू 616, फ्रॉम फैंटास्टिक फोर टू थंडरबोल्ट। सो अब अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इफ ये थ्योरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, नए हो देन सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि और भी नई अपडेट्स आ रही हैं, काम चल रहा है वीडियोस पर। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।